हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ PYQs जो PSET इंग्लिश में आए हुए हैं। ये सारा जैसे ही क्वेश्चन पेपर था वैसे ही मैं आपके लिए PDF बना के लेके आई हूँ। तो आपको पता होगा 1 to 30 आपकी CDP आती है, राइट। 31 to 60 आपकी जो है वो नेक्स्ट आता है, ठीक है जी। और उसके बाद 61 से स्टार्ट होती है हमारी इंग्लिश, राइट। तो उसके बाद मैथ्स और साइंस का हमारा रह जाता है। तो अब हम करेंगे 61 से जो हमारी इंग्लिश है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि PYQs में कौन सा आए हैं। ऐसे ही मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर निकाल के रखे हैं आपके लिए। CDP का भी है, साइंस का भी है, मैथ्स का भी है। तो डेली मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी ताकि आपके जो PYQs है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, राइट। सो स्टार्ट। फर्स्ट इज द ब्रोकाज एरिया एंड वर्निकाज एरिया, ठीक है। तो ये जो ब्रोका और वर्निका है इसमें कंफ्यूज मत होना, ये किसी पर्सन का नाम नहीं है। ये क्या है, आपकी जो ह्यूमन ब्रेन है ना उनके लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं ये दोनों चीज़ें। और ये किस चीज़ में काम आते हैं, जैसे ही हमने कोई वॉइस प्रोड्यूस करनी है, स्पीच देनी है, ठीक है, आवाज़ जो निकलती है हमारे गले से उसके लिए हेल्पफुल होती है। ये दोनों एरियाज ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। तो यही उन्होंने पूछा कि जो ब्रोकाज एरिया और वर्निकाज एरिया है इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच प्रोडक्शन एंड स्पीच कॉम्प्रीहेंशन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या ट्रू ओनली इन केस ऑफ ब्रोकाज एरिया या ट्रू ओनली इन केस ऑफ वर्निकाज एरिया। तो देखिए जी, ये दोनों ही जो पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही हमारी जो स्पीच है बोलने के काम आते हैं, मतलब एक तरह से स्पीच प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब आते हैं 62 क्वेश्चन पे। तो इन्होंने क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन क्रिएटिव लिटरेचर। देखो लिटरेचर भी छोड़ो, नॉन क्रिएटिव देख लो पहले कौन सा है। क्रिएटिविटी कहाँ पे लग रही है, और नॉन क्रिएटिव जहाँ पे कुछ इतनी खास क्रिएटिविटी लग नहीं रही है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहले तो पिक्चर कॉम्पोजिशन, तो इसमें तो क्रिएटिविटी होती है, राइट। एसेज हो गए, बच्चा क्रिएट करके ही लिखता है तो ये भी क्रिएटिव है। पोएम्स हो गई, ये भी क्रिएटिव होती हैं, किसी ने देख के नेचर को कोई पोइम बनाई तो ये क्रिएटिविटी होगी। बट जो न्यूज़पेपर है ये कोई क्रिएटिविटी थोड़ा ना, न्यूज़पेपर तो जैसा होता है वैसे ही आता है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या है, डी ऑप्शन, कि जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, नॉन क्रिएटिव लिटरेचर है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट ऑफ चाइल्ड शुड एम एट। बच्चे की आप असेसमेंट लेते हो, राइट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। फॉर्मेटिव क्या होती है, जब आप ड्यूरिंग, जो क्या है ड्यूरिंग दी जाती है, और समेटिव क्या होती है जो एंड में दी जाती है, राइट। तो उन्होंने बोला कि जो असेसमेंट है उसका मेन एम क्या है, रैंक एंड प्लेस द चाइल्ड इन द हायरार्की ऑफ अचीवमेंट। देखो रैंकिंग करना तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ में आ जाता है। अवॉर्डिंग द मार्क्स टू द चिल्ड्रन, देखो बच्चे को नंबर तो आप वैसे भी दे दोगे, ठीक है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, नंबर्स तो वैसे ही दे दोगे। फाइंडिंग द गैप्स इन चिल्ड्रन एंड प्लानिंग द फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, तो आपको पता है हम इवेल्युएट क्यों करते हैं, हम असेस क्यों करते हैं बच्चे को, ताकि उनके जो गैप्स हैं उनको फाइंड कर सके। फोर्थ ऑप्शन, प्लानिंग और फेलिंग द चिल्ड्रन, देखो बच्चे को फेल करना है पास करना है ये बात की है। द थिंग इज अबाउट असेसमेंट, तो बच्चे को आप असेस क्यों करते हो, ताकि आपको पता लगे कि गैप्स कहाँ पर हैं, बच्चे की वीकनेस क्या है और आपको उसको दूर करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, 3 के 3 क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल एक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग ओरल टेस्ट। ठीक है, ओरल टेस्ट लेने के लिए इनमें से कौन सी एक फॉर्मल एक्टिविटी है जो स्कूल में करवाई जाती है। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैंने बच्चों को ओरल टेस्ट लेना है, तो इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी मैं करवा सकती हूँ कि मुझे पता लग जाए, बच्चों ऑरली बता दे कि ये इसका आंसर है। तो पहले क्वेश्चन आंसर, ये तो बिल्कुल देखो सही है। मैं बच्चे को क्वेश्चन करूँगी, बच्चा मुझे आंसर देगा ओरली, तो ओरल में तो आते हैं ये।
स्टोरी टेलिंग, ये भी सही है, बच्चा बोल के ही तो आपको स्टोरी सुनाएगा सारी। देन रीडिंग अलाउड, तो ये भी क्या है, स्पीच से रिलेटेड है, ओरली आप बताओगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज 65th क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इनमें से कौन सा रीइंफोर्समेंट लैंग्वेज स्किल्स हैं, ठीक है जी। रीइंफोर्समेंट लैंग्वेज स्किल्स तो आपको पता है कौन सी होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, 4 तरह के स्किल्स की हम बात करते हैं, राइट। और उसके बाद इन्होंने बोला कि इनमें से कौन सी रीइंफोर्समेंट लैंग्वेज स्किल है। रीइंफोर्समेंट क्या है कि आप क्या लर्न करना चाहते हो और आपकी उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और अब आप उसको लिख रहे हो। कहने का मतलब पहला लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो देखिए ये रीइंफोर्समेंट तो नहीं है, स्ट्रेंथनिंग वाला काम नहीं करती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, राइट। तो लिसनिंग और रीडिंग भी नहीं होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग भी नहीं होगा, इसका सही आंसर है रीडिंग एंड राइटिंग। जैसे कि आपने कोई चीज़ रीड की, अंडरस्टैंड कर ली, रीइंफोर्स करना क्या होता है, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करना। तो आप अपनी स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हो उस चीज़ को, स्किल को, ठीक है। रीड करके आपने कुछ पढ़ा, उसको समझा और अपने वर्ड्स में लिखा, तो ये क्या हो गई, रीइंफोर्समेंट लैंग्वेज स्किल्स हो गई। आई होप दिस इज क्लियर। रीडिंग एंड राइटिंग इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका बहुत सिंपल है 66 का। द थिंग इज थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया इन्होंने, ठीक है। पीएसटेट वाले ऐसे ही करते हैं, देखो सीटेट वाले तो सीधा क्वेश्चन डाल देते हैं, पीएसटेट उसी चीज़ को थोड़ा सा घुमा देता है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। नाउ 66th question, all normal living human beings are endowed with some innate internal capacity for language acquisition that other animals do not have, was assumption of। कि जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें ऑलरेडी क्या है, इनेट कैपेसिटी होती है, मतलब जो हर एक ह्यूमन है ना फ्रॉम द वेरी बर्थ, इनमें से जो 4 जो राइटर्स हैं ना, इन चारों में से किसी एक ने बोला कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें ऑलरेडी क्या है, फ्रॉम द वेरी बर्थ उनके अंदर ही क्या है, एक ऐसा कीड़ा होता है जो उनको लैंग्वेज फटाफट सिखा देता है एक तरह से, राइट। पहले ही उनमें क्या है, एक इनेट कैपेसिटी होती है हर एक ह्यूमन बीइंग में लैंग्वेज को सीखने की। तो ये चीज़ किसने बोली थी, हमें अभी भी पता है, इसको नॉम चॉम्स्की ने बोला था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नॉम चॉम्स्की में LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, किसने दी थी, नॉम चॉम्स्की ने दी थी। उन्होंने बोला कि हर एक ह्यूमन में क्या है, एक अंदर हर एक ह्यूमन में कैपेसिटी होती है कि वो लैंग्वेज को सीख सके, और ये जो एक्विजिशन है ये बचपन से ही होता है हर एक ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। उन्होंने LAD की बात की, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज कंजंक्शंस आर, तो कंजंक्शंस क्या होती हैं, तो कंजंक्शंस तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, कंजंक्शंस होती हैं जो 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, ठीक है। जैसे हम एंड यूज़ करते हैं, बट यूज़ करते हैं, येट यूज़ करते हैं 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। इतना मत सोचो सिर्फ एंड देख लो, कोई भी 2 सेंटेंस जोड़ने हैं तो हम एंड यूज़ करते हैं, राइट। सिंपल, कप एंड कॉफ़ी, एंड 2 चीज़ों को जोड़ रही है, तो वो क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। तो कंजंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, नहीं जी, डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा ना करते हैं, ये तो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। सब्स्टिट्यूट, कोई बाहर से लेके आते हो, नहीं जी, कंटेंट वर्ड्स भी नहीं है, ये क्या होते हैं, फंक्शन वर्ड्स होते हैं, याद रखना। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम विद द 68th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्रामर, इनमें से कौन सी ऐसी ग्रामर है जो बिलीव करती है इन द चेंज along with the change in the language, कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्रामर है जो कहती है बिलीव इन द चेंज अलॉन्ग विद द चेंज इन लैंग्वेज, कि जैसे ही लैंग्वेज चेंज हुई पर्सन में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। तो देखिए जी, जो हमारी फॉर्मल ग्रामर तो क्या होती है, जो हम स्कूल्स वगैरह में एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको फॉर्मल ग्रामर बोलते हैं, तो इससे तो इतना कुछ खास चेंज नहीं आएगा। एक होती है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर क्या बोलती है कि जैसे ही आप सोसाइटी में जाते हो, जैसे कल्चर में आप रहते हो, वैसे ही आप लैंग्वेज सीखते हो और वैसे ही आप में चेंजेस आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, फंक्शनल ग्रामर है,
ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें मतलब आपको पता होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रामर क्या है, कंजंक्शन क्या है, फंक्शन वर्ड्स क्या है, तो ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नाउ 69th क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा मैथड है ग्रामर को टीच करने का डज नॉट रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ एसोसिएटिंग थॉट विद एक्सप्रेशन। तो देखिए आंसर तो इसका बहुत सिंपल है। द थिंग इज अबाउट क्वेश्चन कि आप क्वेश्चन को समझते कैसे हो। उन्होंने पूछा कि कौन सा मेथड है ग्रामर टीच करने का जो ये चीज़ ज़रूरी नहीं समझता कि बच्चे को पहले एग्जाम्पल देनी चाहिए, तो वो क्या होगा, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड में डिफरेंस पता है। इंडक्टिव मेथड कौन सा होता है, जब हम बच्चे को पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर जनरलाइज करते हैं, मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। डिडक्टिव क्या होता है कि जिसमें हम पहले बच्चे को सारा ही जनरली बता देते हैं फिर बाद में एग्जाम्पल्स देना स्टार्ट करते हैं। तो वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा, कौन सा मेथड है विच डजंट रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ एसोसिएटिंग द थॉट्स विद द एक्सप्रेशन, कि बच्चे को थॉट सोचने का तो मौका ही नहीं मिला, एक्सप्रेस क्या करेगा, मतलब कोई एसोसिएशन है ही नहीं है, दोनों में लिंकेज ही नहीं है, तो वो क्या हो गई हमारा डिडक्टिव मैथड। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है डायग्नोस्टिक टेस्ट को लेकर। तो देखिए जी, दो तरह के टेस्ट होते हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। और डायग्नोस्टिक हमेशा पहले होता है, रेमेडियल बाद में होता है। डायग्नोस करना क्या, आपको बच्चे की वीकनेस पता लग गई कि बच्चे की ये वीकनेस है, बच्चे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है पढ़ने में, ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको रेमेडी दोगे, हेल्प करोगे उसकी। ठीक है, तो पहले डायग्नोस करते हैं फिर रेमेडी देते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले डॉक्टर आपको डायग्नोस करता है ना अच्छे से, जैसे खून टेस्ट करवा लो, पहले ये चेकअप करवा लो, फिर आना मेरे पास, राइट, फिर रेमेडी देगा डॉक्टर आपके रिपोर्ट्स देके, राइट। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प अस टू नो द पर्टिकुलर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, तो ये तो देखो बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन हमने नॉट करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स टीचर अ सिंगल स्कोर, क्या ये टीचर को हेल्प करता है एक सिंपल सिर्फ स्कोरिंग के लिए। तो देखिए कभी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, रेमेडियल हो गया, आपका इवेल्युएशन हो गया, असेसमेंट हो गया, कभी भी स्कोरिंग की बात नहीं करेगा, ठीक है। इट लोकेट्स द डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी, ये बिल्कुल सही है, देखो पता लग जाएगा बच्चे को कहाँ पे कितनी दिक्कत है और उसको क्या कोई डेफिशिएंसी भी है, तो आप एज अ टीचर उसको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हो। द टेस्ट आइटम्स आर एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल सही है, आपने कोई टेस्ट लिया, बच्चे के कहाँ गलत कौन से रिस्पॉन्सेज हैं, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो और बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक है, मतलब नॉट करेक्ट पूछा तो वो कौन सा है, बी ऑप्शन, बाकी सारे क्या हैं, करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देन कम्स विद द 71st क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेप है ज़रूरी है फॉर अंडरटेकिंग रेमेडियल टीचिंग। अब आप बच्चे को रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आपको बच्चे की वीकनेस पता लग गई, स्ट्रेंथ्स पता लग गए, ठीक है, तो आप अब रेमेडी प्रोवाइड करोगे कि यहाँ पे बच्चा अटक रहा है, यहाँ पे वो गैप्स हैं मुझे पूरे करने हैं। कौन सा स्टेप लोगे, प्लान करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, इवेलुएट करोगे, ये तो बिल्कुल सही बात है, पहले आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे ना कि यहाँ पे दिक्कत है तो मुझे इस हिसाब से काम करना है, फिर उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करोगे, फिर इवेलुएट करोगे, देखोगे क्या बच्चे में कुछ चेंज आया, ये बिल्कुल सही है। लीड करोगे, बच्चे को हेल्प करोगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स विद द 72 क्वेश्चन, रुकिए पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख जाएगा। नाउ 72 क्वेश्चन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन, कौन सी ऐसी कॉम्पोजिशन है अर्ली स्टेज पे जो आप इंट्रोड्यूस करोगे जिससे बच्चे को डेवलप हो जाएगी, बच्चे में कौन सी हैबिट डेवलप हो जाएगी बुक्स से कॉपी पेस्ट करने की, तो इनमें से कौन सा होगा कॉम्पोजिशन, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन एट द अर्ली स्टेज, बच्चे को स्टार्टिंग से ही आप सिखा देते हो, हैबिट बन जाती है उस बच्चे की कॉपी करने की फ्रॉम द बुक्स, तो वो क्या होगा। कंट्रोल्ड तो नहीं होगा, कंट्रोल में तो बच्चे को समझ आ जाता है, फ्री भी नहीं होगा, क्रिएटिव तो है ही नहीं, यहाँ क्रिएटिविटी कहाँ यूज़ हो रही है, वो तो कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो वो क्या होगी, गाइडेड कॉम्पोजिशन होगी, सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सब स्किल है जो लिसनिंग में इन्वॉल्व होती है? लिसन करते हो, सुनते हो, तो उनमें से कौन सी स्किल्स आती हैं? पहली, आइडेंटिफिकेशन और डिकोडिंग द साउंड्स, ये तो बिल्कुल सही है। देखो, इनकोडिंग डिकोडिंग का आपको प्रोसेस पता होगा। इनकोड मतलब आपने कोई मैसेज भेजा सेंडर ने, और जब रिसीवर के पास पहुंचा मतलब डिकोड हो गया, मतलब रिसीवर तक वो चीज़ पहुंच गई, उसने अच्छे से सुन लिया, उस चीज़ को समझ लिया, मतलब डिकोड करना, तो ये तो लिसनिंग का ही हुआ, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, तो ये भी बिल्कुल सही, आपने सुना ध्यान से तभी तो अंडरस्टैंड किया। तीसरा, प्रॉपर आपको टोन्स पता है, इमोशंस पता लग गई, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, सारी सुना आपने तभी तो मिली, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें क्या है, सब स्किल है लिसनिंग की। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मूवेबल ऑर्गन नहीं है स्पीच का? लिप्स तो देखिए, जब आप मतलब बोलते हो, स्पीच, ठीक है, स्पीच मतलब बोलना, तो आप बोल रहे हो, इनमें से कौन सी चीज़ है जो मूव नहीं करेगी बोलते टाइम? तो लिप्स तो मूव करेंगे, वोकल कॉर्ड्स तो मूव करते ही हैं जहाँ से वाइब्रेशंस होती हैं, सॉफ्ट पैलेट भी मूव करता है, बट एल्वियोलर रिज नहीं करेगा। एल्वियोलर रिज एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका टीथ, जो आपका जबड़ा होता है ना, वो वाला हिस्सा है, तो उसमें से तो साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं होगी, तो वो हिस्सा नहीं आएगा, ठीक है जी। तो एल्वियोलर रिज इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 75th एंड 76th, दो क्वेश्चन रह गए हमारे। Which of the following statement is false? इनमें से कौन सी गलत है? पहला, language is not just pairing of grammar and dictionary. Language is constantly changing. All languages have vowels and consonants. And fourth is we should teach the student about the language. So, कौन सी गलत है ये चीज़ देखनी है। सबसे पहला, लैंग्वेज सिर्फ पेयरिंग की बात नहीं करता, ये तो बिल्कुल सही बात है। सिर्फ ग्रामर और डिक्शनरी इनकी बात थोड़ी करता है, वो तो फार बियॉन्ड, उससे भी आगे की बात करता है। देन इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये तो बिल्कुल सही है, कल्चर टू कल्चर हमेशा चेंज करती रहती है। आप कहीं अभी कहीं और रह रहे हो, हम कहते हैं ना लैंग्वेज क्या है, डायनामिक है, चेंज होती रहती है, ये नेचर है लैंग्वेज का। देन सभी लैंग्वेजेस में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स तो होते ही हैं, हमें पता ही है। वॉवल्स कौन से, ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट्स जो हमारे बचे बाकी, राइट। वी शुड टीच द स्टूडेंट अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में टीच नहीं किया जाता, ठीक है जी, लैंग्वेज को समझा जाता है। तो फॉल्स कौन सा है, डी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। देखो ऑप्शंस कई बार ऐसा लगता है सारे ही सही है, बट अगर आप ध्यान से देखो ना एक में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। फॉल्स पूछा है तो देखो सबसे मतलब लीस्ट जो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा जिसको, वो टिक लगा दो जब फॉल्स वाला हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फिर से बताना है कौन सी गलत है। मदर टंग कैन बी यूज एज अ मीडियम टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होलिस्टिक होनी चाहिए, ऑलराउंड होनी चाहिए, तो वे तो बिल्कुल सही बात है। फोकस्ड लिसनिंग को हम इंटेंस लिसनिंग बोलते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। देखो इंटेंसली आप सुन रहे हो, फोकसिंग करके सुन रहे हो, तो उसको इंटेंस ही तो बोलेंगे, राइट। इंग्लिश डू नॉट हैव रिजिड सिस्टम, रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, राइट। तो पहला वाला क्या है, गलत है, क्योंकि मदर टंग को आप इंग्लिश सिखाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप खुद सोचो, आप मदर टंग यूज़ करोगे इंग्लिश सिखाने के लिए, कईयों की मदर टंग नहीं है इंग्लिश, तो वो कैसे सीखेगा, ठीक है। हर एक बच्चे को अगर उसकी मदर टंग के हिसाब से चलने लगे आप, किसी की कोई लैंग्वेज है, किसी की कोई लैंग्वेज है, वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो गलत कौन सी है, ए ऑप्शन। सो दीज आर द क्वेश्चंस। इसके आगे भी वैसे क्वेश्चंस थे, बट वो ऐसे मतलब क्वेश्चन नहीं थे, दे आर जस्ट पैसेज, जो आपको 2 पैसेज आते हैं ना, वो थे, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। ये सब सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैसे ही पेपर मैं नेक्स्ट भी आपके लिए CDP साइंस का, मैथ्स का जल्दी लेके आऊँगी, डेली टू डेली आपको मिल जाएंगे। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सी वर्ड्स के न्यू पता लगे होंगे आपको। मैंने अपनी तरफ से देखो पूरी मेहनत की है। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें विद योर लाइक्स एंड विद योर सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू वेरी मच।